गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर सीरीज में आज हम कर रहे हैं हुक्स लॉ। हम अब तक कर चुके हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल, हमें क्यों पीक दिखाई देती है, कितने तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, टाइप ऑफ वाइब्रेशन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम करते हैं हुक्स लॉ। ये देखिए डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस कैसे वाइब्रेट करते हैं। तो एक बार हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेनली 2 टाइप्स के वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जनरली वहाँ होता है जहाँ पर कि एटम दोनों साइड से दूसरे एटम से बॉन्डेड रहता है। बेंडिंग वाइब्रेशंस कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर्स में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो मिथाइल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशन होगा और यहाँ पर ये 3 एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमेशा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। बीच वाला इनके बीच में स्ट्रेचिंग है। और आपको बताया था कि 2 तरह की स्ट्रेचिंग होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर दोनों बॉन्ड एक साथ आते हैं और एक साथ बाहर की ओर जाते हैं। दैट मीन्स दोनों के अंदर बॉन्ड लेंथ एक साथ इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो उस वक्त दूसरे की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। इसी तरह से आपको बताया था कि बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, इस तरह की वैगिंग वाइब्रेशंस होती हैं जो कि बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं। तो ये हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं कि हुक्स लॉ क्या है, क्या बताता है हमको हुक लॉ। हुक्स लॉ सबसे पहले हम देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ ये है कि हम यहाँ मानते हैं कि जो हमारे एटम्स हैं वो सॉलिड बॉल की तरह हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग नुमा है और ये स्प्रिंग बढ़ता और घटता है। जैसे कि आपको पहले लेक्चर में बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जितने फोर्स से हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं या उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम उसको खींचते हैं तो उतना ही फोर्स से वो वापस अंदर की ओर आता है। तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स से वो अंदर की ओर आ जाएगा। तो हुक्स लॉ में ये कहता है कि जितना ज़्यादा बीच का बॉन्ड सॉलिड होगा या जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही उसके अंदर स्लो, मतलब बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा मतलब उसको खींचने में हमको ज़्यादा ताकत लगेगी। अगर वेट ज़्यादा होगा तो भी उसको हमको खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी और वो कम वाइब्रेट होगा। जितना स्मॉलर साइज का होगा तो उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जितना बॉन्ड कम होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन होगा। दैट मीन्स द लार्जर द फोर्स कांस्टेंट, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड and the higher the frequency of vibration and higher the frequency of light absorbed to cause this vibration. That means सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशंस जो लैम्डा मैक्स का मान जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से स्मॉलर साइज होगा मासेस का, बॉल का या एटम्स का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ड्यूटेरियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन सबसे लाइट है, हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, ड्यूटेरियम का उससे कम होगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर इसका जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो वाइब्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? एटम्स के वेट पर डिपेंड कर रहा है, उसके मासेस पर डिपेंड कर रहा है। जितना मास कम होगा उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। और पहले वाले केस में देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड उससे थोड़ा कम है और सिंगल बॉन्ड और कम है। तो सिंगल बॉन्ड को हमको खींचने में हमको मतलब ज़्यादा, कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा खींचने में, जितनी ज़्यादा हमको ताकत लगेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी। तो ये हुक के लॉ को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है हमारे एटम्स के ऊपर और उससे हमने ये सीखा है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक तो कितना फोर्स है, दैट मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का साइज क्या है, मॉलिक्यूल कितने वेट का है। तो यहाँ पर अब देखिए 2 तरह की ये स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस बताइए, बेंडिंग वाइब्रेशंस बताइए। तो हम हुक्स के लॉ के अनुसार यह बता सकते हैं कि जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। आपको भी बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम है।
कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन छोटा है, वेट के अंदर कम है, तो ये 3000 पर कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और यहाँ पर ड्यूटेरियम, इसका वेट ज़्यादा हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। एक और चीज़ है जो कि है डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट है। डाइपोल मोमेंट पहले भी बताया था आपको, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तभी इफेक्टिव होती है जब उसके अंदर डाइपोल के अंदर समय के साथ वाइब्रेशंस के साथ चेंज आ रहा हो। अगर कोई बॉन्ड ऐसा है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो RI इनएक्टिव होगा, IR इनएक्टिव होगा। IR एक्टिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एटम्स के बीच का जो बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है जिसके अंदर डाइपोल डेवलप हुआ है, वो डाइपोल वाला बॉन्ड जैसे ही उसके अंदर रोटेशन या वाइब्रेशन होता है तो उसके अंदर चेंज होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं Q इंटू डी। क्यू यहाँ पर डिस्टेंस है और वो चार्जेस है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ पर जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो ये फैक्टर्स हैं। और चार्ज है, यहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी डाइपोल बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी डाइपोल बढ़ जाएगा। तो डाइपोल पर भी इफेक्ट पड़ता है IR रेडिएशंस का, तो IR रेडिएशंस डाइपोल पर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से हुक्स लॉ ये बताता है कि डाइपोल मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइब्रेशंस को समझने के लिए। इसी तरह से वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बॉन्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम IR स्पेक्ट्रा के अंदर पीक देखते हैं तो पीक अगर किस जगह पर आती है उसके अनुसार हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कौन से एटम्स प्रेजेंट है इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हुक्स लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू।